जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 4 फरवरी को आप लोग हिंदी का एग्जाम है। तो बच्चों, हिंदी की परीक्षा में अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम नंबर लाते हैं। कारण ये होता है बच्चों कि जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो किस टाइप से हिंदी में लिखा जाता है ये उसको पता नहीं होता है। जबकि हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है बच्चों वो काफ़ी इजी होता है और अधिकतर बच्चे जो होते हैं उसको हल्के में ले लेते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। निर्देशों को पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10, ठीक है। विषय हिंदी ये और हिंदी बी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी ये वाले देखने वाले हैं, ठीक है। समय 3 घंटा दिया रहेगा और टोटल जो मार्क्स रहता है वो 80 मार्क का रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसमें कुल प्रश्न की संख्या कितना है तो 52 रहेगा। 1 से 30 तक जो है वो MCQ प्रश्न रहेगा, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न जो बहुविकल्पीय है बच्चों ये 1 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में MCQ प्लस, ठीक है। MCQ प्रश्न। अब बच्चों, जो गद्यांश दिया हुआ है अपठित बोध है उनको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि जो दिया हुआ रहता है गद्यांश उसको पढ़ता ही नहीं सही से और पहले प्रश्न देख लेता है, उसको 14 बार एक ही समय व्यतीत कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मन से पढ़िए और क्या क्या पॉइंट इसमें निकल करके आ रहा है उसको पहले माइंड में रखिए। कह रहा है आशा से भरकर जीवन को देखो तो, ठीक है। यानी कह रहा है जीवन को आशा से भरकर देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कह रहा है बच्चों। कह रहा है अगर आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक जो दिखाई देने वाला जीवन है उनका मार्ग आपको साफ और गतिशील दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। यानी कि अगर कह रहा है बच्चों कि गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अनंत धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा, लेकिन होगा। तुम्हारे ये प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। कहता है ना बच्चों, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, राशि आवत जात पड़त निशान, ठीक है। जो कार्य एक दिन में नहीं होते हैं, 2 दिन में नहीं होते, लेकिन एक दिन वो निश्चित हो ही जाते हैं। आसपास के व्यक्तियों को, ठीक है, व्यक्तियों को आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ, क्या है कि आज नहीं हुआ ये तो देख लिया हमने, ठीक है, निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे स्तंभ है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ कौन कौन से हैं? तो प्रतीक्षा और आशा, ठीक है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटा दिखाई ही नहीं देंगे। अगला कह रहा है विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो, उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। क्या भरने की बात कर रहा है बच्चों? तो विश्वास और आस्था को स्वयं में भरना के लिए कह रहा है, उसे समाज के हर वर्ग में बांटने के लिए कह रहा है। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संतावना की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। कितनी अच्छी बात बोला बच्चों कि बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। इसके बाद तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है बच्चों? तो समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न आपको पूछ रहा है
कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। यानी जो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन दिख रहा था उसको गतिशील मार्ग में बदलने के लिए क्या कुंजी होनी चाहिए, क्या आपके पास साधन है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा पैसेज में कि धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और आशा से देखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पैसेज अगर सही से पढ़ना सीख लिया तो निश्चित है से जो संबंधित प्रश्न होंगे उसको आप 1 सेकेंड में बना दोगे। ठीक है, बना लोगे। तो इसके लिए आप लोग को पैसेज को मन से पढ़ना है और इसको माइंड में रखना है तब तक जब तक इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हल ना कर ले। धैर्य और विश्वास की महत्व के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। यानी जो धैर्य और विश्वास की महत्व है बच्चों, उसके बारे में क्या सुझाव दिया गया है पैसेज में। ये जीवन में अनावश्यक है, अनावश्यक बोल रहा है, आवश्यक नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, कह रहा है ये सफलता के लिए हानिकारक है। तो धैर्य और विश्वास क्या सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है? जी नहीं बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। ये अपने जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपके पास धैर्य होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए यहाँ पे दिया है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। यानी कह रहे बच्चों जो चीज़ें हैं, आपके पास जो परिस्थितियां हैं और आपके चारों ओर के जो लोग हैं उनको किस आधार पर देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। संदेह और संशय से? जी नहीं। घृणा और नकारात्मक से? नहीं बच्चों, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। क्रोध और भ्रम से? नहीं। ये तीनों नहीं होगा तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलू से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग देखते हैं। किस उपमा का उपयोग किस उपमा है, ठीक है, मिस्टेक हुआ पढ़ने में। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया है। यानी कह रहा है बच्चों किस उपमा का जो उपयोग है वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, स्थितियों में, वहां से आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव देखने की महत्व को जताने के लिए किया गया। कठिनाइयों को अदृश्य करना बच्चों ये होगा ही नहीं। कांटों के बीच फूलों का पालना, बिल्कुल कितना अच्छी बात है। ठीक है, यानी कांटों के बीच फूलों का पालना, तो अभी हमने जस्ट पैसेज में पढ़ा। ठीक है, कांटों के बीच फूलों का पालना, तो आपका आंसर पता चल गया बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। आप इस जो गद्यांश पढ़ा बच्चों, इनमें क्या शीर्षक निकल करके आया, तो इससे पता चला कि सकारात्मक का जो मार्ग होता है वो आशा और विश्वास से भरा होता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला पैसेज को काफ़ी आसानी से और सरल तरीके से इसको हल कर लिया। अब इससे संबंधित जो अगला है, ठीक है, अगला जो दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जो रिलेटेड प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछी गई प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ से 5 मार्क्स आपको मिलने वाला है और 1 नंबर करके 5 प्रश्न रहने वाला है। वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। कहाँ से दूध निकालने की बात करें बच्चों? चट्टानों की छाती से। है रुकी जहाँ भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। ठीक है, चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम प्यारे, योगियों नहीं विजय के सिर दृश्य जियो रे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप समझिए इससे जो प्रश्न है बच्चों उसको हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो योगियों जैसा नहीं, पराक्रमिक वीरों के जैसा हो। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, तो कायरो जैसा होगा क्या? कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक है, यानी जो कवि है वो भारतीय युवकों को एक ऐसा संदेश दे रहा है कि बेटा जीवन जियो, लेकिन कायरो जैसा नहीं, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा जियो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पद्यांश में किसे सोम कहा गया? आप समझिए सोम किसको कहा गया है? चट्टान को, धार को, वैराग्य को या फिर योगी को? तो पद्यांश में जो सोम कहा गया बच्चों ये धार को कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया है? तो धार को कहा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, योगियों
नहीं विजयी के सदृश जिया रे का क्या संदेश है। यानी योगियों नहीं विजयी के संदेश क्या सदृश जियो रे क्या संदेश है। योगियों को प्रशंसा देने की सलाह कह रही है। ठीक है, कह रहा है कि समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी पॉजिटिव दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे यही सही हो जाएगा। इस पद्यांश में कैसे जीवन का सराहा गया है। आपने इसको जब पढ़ा तो आपको क्या लगा, कैसे जीवन जीना चाहिए, किसको आप महत्व दिया गया है, योगी जीवन को, वैरागी जीवन को, विजयी जीवन को, या फिर कायर जीवन को। ठीक है, तो कैसा जीवन जीना चाहिए बच्चों, विजयी जीवन को, निडर होकर के जीना चाहिए। ठीक है, ना ही योगी जीवन जीना चाहिए, ना ही वैरागी जीना चाहिए, और ना ही कायर की जिंदगी जीना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए, इस कविता का मूल स्वर क्या है। इस कविता का जो मूल स्वर है वो क्या है, प्रकृति, प्रेम, आह्वान या फिर भक्ति। तो क्या है बच्चों, तो कहोगे बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा सर, यह आह्वान। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जो व्याकरण से आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, यानी एक मार्क्स करके 10 प्रश्न रहने वाला है, और यहाँ से आप लोग को 10 मार्क्स मिलने वाला है। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। बेटा आप लोग आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, बार बार पूछे जा रहे हैं, और जितने भी आप लोग मॉडल सेट किए होंगे, हर एक मॉडल सेट में यहाँ से आप लोग एक प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। तो सोनम गाना गाती है, आकर्मक क्रिया की बात हो रही है। ठीक है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। ठीक है, तब सोनम गाना गा रही है, गाती है। तो क्या गा रही है बच्चों, गाना गाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है बच्चों, तो स्पष्ट पता चल रहा है किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लता चाय पी रही है, तो लता क्या पी रही है बच्चों, तो चाय पी रही है। ऑब्जेक्ट स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सोहन सो रहा है, ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है बच्चों, यानी आपसे पूछ लिया गया कौन सा वाक्य जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण। बच्चा रोता है, जी नहीं, ये आकर्मक क्रिया है। लड़का हंसता है, जी नहीं। रीता खाना खाती, बिल्कुल क्या खाती है, खाना खाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सी जो होगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जलद का अनेकार्थी कौन है, यानी जलद। ठीक है, तो इसका अनेकार्थी जिसको पर्यायवाची बोलते हैं, ये कौन है, कमल, मोती, मछली या फिर बादल। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो जलद जो होता है वो बादल का। चलिए, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। दो पदों या शब्दों के मेल से जो बनने वाला तीसरा पद होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो बच्चों इसको हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अथाह संभव कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अथाह संभव। ठीक है, अथाह संभव कौन सा समास है, तो बच्चों अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। अथाह संभव, तो ये जो है बच्चों अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चकमानी खाना, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है, यानी जो कह रहा है नीलकमल है वो किस प्रकार का समास है बच्चों, तो नीला जो है कमल जिसको हम लोग कहते हैं नीलकमल। ठीक है, ये किस प्रकार का है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, या फिर बहुव्रीहि। ठीक है, तो किस प्रकार का हो जाएगा बच्चों, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कह रहा है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। कब नाचता है बच्चों, तो जब वर्षा होती है तब मोर नाचती है। ठीक है, इस आधार पर वाक्य का भेद बताइए, कौन किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य है, या फिर उपवाक्य है। तो जब वर्षा होती है तब मोर नाच। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जाएगा जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, बालक चांद देख रहा है। आप समझिए, बालक जो है वो चांद की ओर देख रहा है। चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है। तो जो बालक है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पे सुटेबल क्या हो जाएगा, जो बालक है वो चांद की ओर देख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ठीक है, निम्न से कौन सा शब्द है जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। धीरे धीरे, अरे अथवा वाह। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अथवा। चलिए, एक पाठ्य पुस्तक का दिया है, कह रहे उधो तुम अति बड़बागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर, तरस देह न दागी, ज्यो जल मह तेल गागरी, बुंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सुरदास अवला हम भोरी, गुर चोटी ज्यो पागी। कितनी मधुर बातें कही गई है बच्चों इसमें, समझिए। इस पद की रचयिता कौन है, यानी ये जो है इनकी रचयिता कौन है। तो कौन है बच्चों, कबीरदास जी नहीं, तुलसीदास जी नहीं, रैदास नहीं, सूरदास। कौन है, सूरदास, याद रखिए। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, राधा की नहीं तो उद्धव की, ये भी तो नहीं, सूरदास की नहीं, कृष्ण की। ठीक है, चलिए। पुरैन पात का क्या अर्थ है, जो पुरैन का पात होता है बच्चों, ये कमल का पत्ता का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गोपियाँ ने उद्धव को व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियाँ ने अपने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बातों से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, बिल्कुल कमल और के जो पत्ते और तेल के जो मटके हैं उससे की गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला 24 तक ही है, अगला देखते फिर दिया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रतिबद्धा बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। अब समझिए, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, रो रहे थे जी नहीं, गा रहे थे, हंस रहे थे या फिर नाच रहे थे। तो क्या कर रहे थे बच्चों, तो बच्चों बेटे के मरने पर ये क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। ठीक है, अगला, भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बोधा। तो कैसा था, सुस्त और बोधा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत जी को पतोह कैसी थी, यानी जो इसका बहू थी वो किस प्रकार थी, सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो कैसा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घरों का पूरा प्रबंध करने वाली थी। बोधा का अर्थ क्या होता है, मोटा, ज्ञानी, सुंदर और मदबुंदी। तो बच्चों जो बोधा होता है उसका मतलब होता है कि ये मंदबुंदी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी। तो सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ गए थे, विद्यालय, माता के आंचल या चबूतरा, पिता के गोद। ठीक है, तो बच्चों कहाँ पे गए थे, तो कहोगे सर माता के आंचल में। ठीक है, चलिए, जॉर्ज परचम की नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया है। तो जॉर्ज परचम की जो नाक है उसमें किस प्रकार का व्यंग किया गया है, रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जे पर और भारतीय की मेहमान नवाजी पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये जो खंडीय की जो प्रश्न थे, ठीक है, जो 30 MCQ प्रश्न था उनको आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।